हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट Next.js इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज के वीडियो में हम 15 Next.js इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा लेंथी लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको स्किप मत करना, क्योंकि मैं आंसर्स के बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगी, काफी सारी चीजें बोलूंगी जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप वीडियो आगे बढ़ाओगे तो वो चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो लेंथी लगता है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले वही डिस्क्लेमर, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर और अच्छा लगे तो लिंक्डइन पे भी शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्स्ट.js। तो अगर आप साइट पे चेक करोगे तो लिखा हुआ है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट.js जो है वो रिएक्ट फ्रेमवर्क है। अब अगर नेक्स्ट रिएक्ट फ्रेमवर्क है तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट खुद में एक लाइब्रेरी होती है। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बट एक तरीके से नेक्स्ट.js क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और रिएक्ट के ऊपर बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग। तो देखो, नेक्स्ट.js और सर्वर साइड रेंडरिंग एक तरीके से हैंड इन हैंड चलते हैं। मतलब कि अगर आप नेक्स्ट.js यूज कर रहे हो तो आप सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए ही यूज कर रहे होगे। अब ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो ब्राउजर से यूजर ने एक साइट को रिक्वेस्ट करा। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक रेडी HTML फाइल को क्रिएट करेगा, मतलब आपके लिए एक रेडी HTML प्रोवाइड करेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, सीधे सीधे उस HTML को ब्राउजर के पास सेंड कर देगा। लेकिन वो जो HTML होती है वो अभी इंटरैक्टिव नहीं होती है, वो सिर्फ एक स्केलेटन होता है, एक HTML और CSS की एक फाइल होती है जो आपको व्यू शो कर सके इनिशियली। उसके बाद क्या होता है, इन द मीन वाइल ब्राउजर क्या करता है, साथ में JS बंडल्स डाउनलोड करता है जो कि उस HTML को इंटरैक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्राउजर उस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है और फाइनली आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से इंटरैक्टिव हो जाती है। मतलब इनिशियल पेज जो आया उस पर आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते जब तक आपकी ये जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होके एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। इसके बारे में गाइस आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, तो प्लीज एंड तक बने रहना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नेक्स्ट.js। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, हाइब्रिड रेंडरिंग। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। SSD, CSR और ISR, इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे, आगे क्वेश्चंस में मैं डिटेल में कवर करूंगी इसको। ठीक है, उसके बाद है इसमें बिल्ट इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। देखो, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेक्स्ट.js को यूज करने का। मतलब एक तो मैंने आपको बता ही दिया, मेजर रीजन इज फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट.js के अंदर खुद से बहुत बड़े परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग, यानी कि ऑटोमेटिकली कोड को स्प्लिट कर देता है। जैसे अलग अलग पेजेस का जो कोड होता है उसके अलग अलग बंडल्स बन जाते हैं। कुछ कॉमन कोड जो होता है उसके कॉमन बंडल बन जाते हैं जो कि कैश हो सके अगर आप अगले अगले पेजेस पे जा रहे होते हो। तो इस तरीके से ये काफ़ी और भी तरीके होते हैं जिसमें कोड स्प्लिटिंग करता है ऑटोमेटिकली और आपके बंडल्स को एक तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। सेकंड होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी सपोर्ट करता है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। और प्री फैचिंग में भी हेल्प करता है, कुछ रिसोर्स अगर आपको प्री फैच करने हो तो। और लास्ट है फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके जो गूगल फॉन्ट्स वगैरह हैं उसको CDN से फैच करने की जगह एज अ स्टैटिक एसेट ये अपनी बिल्ड में ही स्टोर कर लेता है, जिससे कि उसकी फैचिंग फास्टर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनबिल्ट राउटिंग सिस्टम। जैसे आपको पता होगा कि रिएक्ट में जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम होता है, लेकिन नेक्स्ट.js के पास इनबिल्ट राउटिंग सिस्टम होता है। आपको किसी लाइब्रेरी की, किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। क्रिएट बैकएंड एंड पॉइंट्स डायरेक्टली इन द सेम प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट.js में क्या है, आपको क्लाइंट और सर्वर दोनों मिलते हैं। अब इससे क्या हुआ कि आप API एंड पॉइंट्स भी सेम प्रोजेक्ट में ही क्रिएट कर सकते हो। आप नेक्स्ट.js में ही API एंड पॉइंट्स बना सकते हो, आपको अलग से एप्लीकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एडेड एडवांटेज विद नेक्स्ट.js, बट जनरली इन रियल लाइफ सिनेरियोस लोग ऐसा यूज नहीं करते हैं। दे क्रिएट सेपरेट प्रोजेक्ट्स जो कि Node.js या GraphQL या इस तरीके से होते हैं फॉर API एंड पॉइंट्स, बट दिस इज स्टिल अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेक्स्ट.js। उसके बाद आ जाते हैं नेटिव सपोर्ट फॉर लोकल बेस्ड राउटिंग एंड ट्रांसलेशंस। अब ये क्या होता है, मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, जब हम लोकल्स क्या होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से जब हम पेजेस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको ये नेटिवली सपोर्ट करता है। देखो, यहां देखो, जैसे क्या होगा कि अगर आपकी नेक्स्ट ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नेक्स्ट.js की। ठीक है, आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है गाइस तो मैंने डिटेल में नेक्स्ट.js का ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है,
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वो पहले गो थ्रू करना, उसके बाद आप इस पे आना। इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर से आप सारा नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्फिग फाइल में जैसे हमने लोकल डिफाइन कर दिया ENDEFR, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो एक पेज है जिसका नाम है अबाउट, ठीक है। आपका जो अबाउट पेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसका रूट है EN अबाउट, जर्मन लैंग्वेज के लिए DE अबाउट और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है FR अबाउट, ठीक है। अब नॉर्मल सिनेरियो में ध्यान से देखना, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आ गया FR के अंदर अबाउट, ठीक है। ये मैं ऐप राउटर की बात कर रही हूँ। और अबाउट के अंदर आपका अगला पेज बनेगा page.tsx, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा DE के पेज के लिए और FR के पेज के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ एक अबाउट का पेज क्रिएट करा हुआ है page.tsx के नाम से, और ये राउटिंग को Next.js ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स के लिए, इस राउटिंग को, ठीक है। कैसे हैंडल कर रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने देखा कि लोकल को ये यूज राउटर से पिक कर ले रहा है ऑटोमेटिकली, और ये बोल रहा है कि अगर मान लो लोकल DE है तो विलकोमेन, मतलब जर्मन में वेलकम को वेलकोमेन बोलते हैं, और अगर इंग्लिश है तो वेलकम। ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इस तरीके से पूरा अपना लैंग्वेज ट्रांसलेशन सब कुछ हैंडल कर सकते हो, और आपको सेपरेट सेपरेट इस तरीके से राउट्स क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द न्यू ऐप राउटर इज डिफरेंट फ्रॉम पेजेस राउटर। तो आपको पता होगा Next.js में काफी टाइम से एक ऐप राउटर आ गया है, और ये काफी कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज अभी भी काफी सारे ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो पेजेस राउटर को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है माई मूवी डेटाबेस करके। ये जो मैं आपको वीडियो बता रही थी, फिर से मैं आपको शो कर देती हूँ। इस वीडियो में मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐप करके डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर जो आपकी page.tsx फाइल है ये आपकी डिफॉल्ट फाइल होती है, और उसके अलावा आप मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरे को मान लो मेरे को ये जॉनर का बनाना था, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर जो मैं page.tsx दूंगी वो उसका रूट बन जाएगा। इसमें जैसे कैसे कर सकते हैं, मान लो जॉनर्स के अंदर अगर मैंने यहाँ page.tsx बना दिया, तो इसका राउट क्या बन जाएगा, मान लो कि मैं लोकल होस्ट पे चला रही हूँ, तो लोकल होस्ट 3000, ठीक है, /जॉनर्स, और जो भी यहाँ पे अब जो डेटा आएगा इस जॉनर्स पेज के अंदर, वो यहाँ पे जो मैं लिखूंगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउटिंग डिफरेंट हो गई है। पेजेस राउटर में क्या होता था, इसी तरीके से हम एक पेजेस फोल्डर क्रिएट करते थे, और पेजेस फोल्डर के अंदर फिर हम जो जो भी पेज का नाम उसके अंदर हमको एक index.tsx बनानी पड़ती थी अपनी रूट फाइल के लिए। उसके बाद हमको जो भी अंदर फोल्डर बनाने हैं वो हमें इस पेजेस फोल्डर के अंदर डिफाइन करने पड़ते थे। तो ये तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये काफ़ी लेवल तक चेंज हो गया है ऐप राउटर के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ पे जो हमको पेजेस राउटर में गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट इनिशियल प्रॉप्स जो यूज करने पड़ते थे, उसकी यहाँ पे अब कोई जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से अपना एसिंक्रोनसली एक फंक्शन में डेटा को फेच कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, यस ये यूज नहीं कर सकते। तीसरा है अभी ये सर्वर साइड प्रॉप, स्टैटिक प्रॉप, ये क्या करते हैं इसके बारे में आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर है ये जो ऐप राउटर है दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको ये नहीं पता इसके बारे में भी आगे बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है app.tsx और document.tsx, इन फाइल्स की जरूरत नहीं है, इंस्टीड हम सीधे सीधे layout.js फाइल जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने layout.tsx फाइल बना ली है, जो कि आपका एक तरीके से एक कंप्लीट रैपर होता है जो कि आपके सारे पेजेस को रैप करके रखता है। नेक्स्ट आ जाएगा सपोर्ट स्ट्रीमिंग एंड सस्पेंस आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये सर्वर कंपोनेंट की वजह से ही है, तो जब मैं सर्वर कंपोनेंट बताऊंगी तो स्ट्रीमिंग के बारे में भी बताऊंगी आपको। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस विद रिड्यूस JS बंडल साइज एंड सेलेक्टिव हाइड्रेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है, JS बंडल साइज को रिड्यूस करता है और सेलेक्टिव हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है। ये सारे टर्म्स गाइस आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा इनेबल मॉड्यूलर राउटिंग और नेस्टेड लेआउट्स को भी सपोर्ट करता है। तो जैसे कि मान लो अगर आपका एक मतलब कोई भी सेगमेंट, मान लो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ऐप के अंदर डैशबोर्ड है, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड का आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल layout.tsx भी बना सकते हो। जैसे एक तो layout.tsx आपके ऐप फोल्डर के अंदर था जो कि सारे पेजेस के लिए कॉमन था, लेकिन अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल पेजेस के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हो उस पेज के अंदर। page.tsx जो कि आपके पेज की फाइल है, मैंने पहले ही बताया था, और इंडिविजुअल loading.tsx भी बना सकते हो। तो ये loading.tsx क्या करेगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक लोडिंग डैशबोर्ड करके इसके अंदर लिखा हुआ है,
तो जब भी आपकी यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही होगी डैशबोर्ड पेज पे, तो तब तक ये क्या करेगा, लोडिंग के टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिस्प्ले करेगा जो आपकी loading.tsx में लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है ये मॉड्यूलराइज़ेशन के लिए, और काफ़ी बेटर है ये स्पेसिफिकली चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए एज़ पर द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं एडवांटेज के साथ-साथ, वो होते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नेक्स्ट.जेएस। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है? पहला तो लर्निंग कर्व एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। पहले आप मान लो आपको आता है पेजेस राउटर, आपने सीख लिया बड़ी मुश्किलों से, अब इन्होंने एकदम से उठा के ऐप राउटर पे शिफ्ट कर दिया, आपका लर्निंग कर्व फिर से चेंज हो गया, और इतने सारे फीचर्स ये अपडेट करता है, इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो इट कम्स विद अ लर्निंग कर्व कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। हाइड्रेशन इश्यूज भी आते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वही, जब आप क्लाइंट पे आपका पेज तो आ गया लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं हुआ, तो जब इंटरेक्टिव होता है पेज उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। उस टाइम पे भी इश्यूज आते हैं। क्या क्या इश्यूज आते हैं आगे डिस्कस करेंगे। रिकरिंग सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने शायद देखा हो या सुना हो कई बारी कि नेक्स्ट.जेएस में ये सिक्योरिटी वनरेबिलिटी आ गई, इस वर्जन में ये सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है, तो कभी भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो वर्जन है करेक्ट चल रहा होगा, इस पे प्रोडक्शन में कोई सिक्योरिटी वनरेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कमेंट्स में, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इतनी सारी चैट में नहीं बता पाती हूँ, या फिर मैं इतना आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको नहीं आंसर कर पाती हूँ। तो उसके लिए अगर आपको अपनी सिचुएशन स्पेसिफिक डिस्कशन करनी है तो आप मेरे साथ ये कॉल शेड्यूल कर सकते हो यूजिंग topmate.io। अभी इसमें मैं आपको जो दिखा रही हूँ यूरो में दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको आईएनआर में प्राइस दिखेगा, डोंट वरी। प्राइसेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो आप कुछ भी आप चाहो, कोई भी सर्विस, मॉक फ्रंट एंड इंटरव्यू करवाना हो, करियर गाइडेंस आपको चाहिए हो, डिस्कवरी कॉल है, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, या फिर मान लो आपको अब्रॉड जॉब लेनी है, जर्मनी आना है या कहीं भी जाना है, वहाँ के इंटरव्यू पैटर्न्स को समझना है, तो आप मेरे साथ ये कॉल शेड्यूल कर सकते हो। इवन फॉर इंडिया ऑल्सो आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद इंटरव्यूज़, तो मैं आपको, मुझे लगता है, काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को गाइड करा हुआ है और उनको बेनिफिट भी हुआ है, उनको जॉब भी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ जाते हैं, व्हाट इज एसएसजी और स्टैटिक साइट जनरेशन। स्टैटिक जो मैंने आपको आगे बताई थी काफी सारी चीजें, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रेंडरिंग, ठीक है। तो उसमें से अब स्टैटिक साइट जनरेशन पे हम आ चुके हैं। स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है? मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको लग रहा है कि ये मेरे स्टैटिक पेजेस हैं, ठीक है, उनको नेक्स्ट.जेएस क्या करता है, बिल्ड टाइम पे जनरेट करके रख लेता है, और फिर क्या होता है, जैसे ही आप उस पेज को रिक्वेस्ट करते हो आपको डायरेक्टली वो पेज को सर्व कर देता है। जैसे कि आपके जो पेजेस है, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, लैंडिंग पेजेस हो गए, इनको डायरेक्टली सर्व कर देना इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक साइट जनरेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मेरी जो एप्लीकेशन है मूवी डेटाबेस, ये उसका आउटपुट है, तो ये एक एपीआई से फेच करके मूवी शो कर रही है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो मूवी की डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने अपने वीडियो में क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी पे मान लो कि इस पेज पे जाना है, मुझे जॉनर्स फेच करने हैं, यानी कि मुझे जॉनर फेच करना है कॉमेडी, तो ये मेरा पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें स्टैटिक साइट जनरेशन कैसे हो रहा है वो देख। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी जॉनर्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करा हुआ है जॉनर्स, और ये देखो इसके अंदर जो भी मेरा जॉनर है उसका ये पेज है, page.tsx, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक जॉनर मैप क्रिएट करा हुआ है। मतलब एक्शन, ये जो नंबर्स थे ये मेरे को साइट से मिले, मूवी डेटाबेस से, तो मतलब 28 जो है एक्शन का जॉनर था, 35 कॉमेडी का जॉनर था, और 18 जो है वो ड्रामा का जॉनर था। तो ये मैंने एक मैप क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, एक जनरेट स्टैटिक पैरम्स करके फंक्शन यूज करा, और इससे मैंने क्या करा, अपने उन जॉनर्स को मैप कर दिया, यानी कि जो मैं लिख रही हूँ उसको मैंने नंबर के साथ यहाँ पे मैप कर दिया। अब इस जनरेट स्टैटिक पैरम्स को यूज करने से क्या हुआ कि नेक्स्ट.जेएस को पता चल गया कि यही मेरे स्टैटिक पैरामीटर्स रहेंगे, यानी कि मेरे पास या तो एक्शन आएगा, या कॉमेडी आएगा, या ड्रामा आएगा। तो उसने क्या करा, ऑल्दो यहाँ पे हम एपीआई से डेटा को फेच कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट.जेएस ने क्या करा, तीनों जॉनर्स के पेज अपने पास जनरेट करके रख लिए, और फिर जैसे ही आपने जो भी पेज रिक्वेस्ट करा उसने अपने पास जो भी बना हुआ पेज था वहां से उसको आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा हमने क्या करा हुआ, यहाँ पे रिवैलिडेशन डाला हुआ है 3600 सेकेंड्स का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 60 मिनट्स का रिवैलिडेशन डाला हुआ, यानी कि क्या होगा कि हर एक घंटे में ये जो पेज बना हुआ है ये रिवैलिडेट होगा। क्यों रिवैलिडेट होगा भाई, मान लो कि ये कॉमेडी मूवीज थी, ठीक है, ये चेंज हो गई, अभी इसमें मान लो एक मूवी और ऐड कर दी द मूवी डेटाबेस में, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि नई मूवी ऐड हो गई है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रिवैलिडेशन भी ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बैकएंड में जो नेक्स्ट.जेएस है वो अपने पास इस डेटा को फेच करके अपने ही
पेज को अपडेट कर देता है और फिर वहां से आपको नया पेज मिल जाता है। तो बेसिकली एक टॉप लेवल डिस्क्रिप्शन ये था इस चीज का, स्टैटिक साइट जनरेशन का। जरूरी नहीं है आपके पेजेस एपीआई से फेच हो रहे हो, नॉर्मली आपका बिल्कुल स्टैटिक पेज है तो डेफिनेटली वो आपका स्टैटिक साइट जनरेशन का ही पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट डायनामिक राउटिंग इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो वही पेजेस राउटर के बारे में आप चाहो तो यहाँ पे जाके पढ़ लेना कि डायनेमिक राउटिंग किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने स्पेसिफाई वैसे करा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, ये फोल्डर इंडेक्स, तो ये क्या है, डायनेमिक राउट सेगमेंट है। ऐप राउटर में मैं आपको शो कर देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी था, हमारे जॉनर्स जो थे वो डायनेमिक थे, तो इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर बस बना देते हैं, नाम दे देते हैं और आपका डायनेमिक राउट बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज गेट स्टैटिक प्रॉप्स, सर्वर साइड प्रॉप्स एंड स्टैटिक पाथ्स। ठीक है, तो वही जो मैं आपको उस टाइम पे बोल रही थी कि जो पेजेस राउटर होता था उसमें ये तीनों चीजें यूज होती थी, स्टैटिक प्रॉप्स, सर्वर साइड प्रॉप्स एंड स्टैटिक पाथ्स। स्टैटिक प्रॉप्स क्या होते थे? स्टैटिक प्रॉप्स वही होते हैं जब आपको अपना पेज स्टैटिक बनाना है, उसको बिल्ड के अंदर स्टोर करना है जिससे वो डायरेक्टली फेच हो जाए, स्टैटिक पेज बनाना है, स्टैटिक साइट जनरेशन करना है, तो आप यूज करोगे गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, उसके अंदर आप अपना डेटा फेच करोगे और उस पेज को क्रिएट कर दोगे। सो दैट इज गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। जब मुझे पता है कि मेरा डेटा डायनामिक ही होगा, जैसे कि मान लो मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के सर्च पेज पे गई और वहां पे मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, उसको मुझे स्टैटिकली स्टोर नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरी सर्च एपीआई कॉल हो, प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले हो। वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सर्वर साइड प्रॉप्स। क्या है? रन्स ऑन एवरी रिक्वेस्ट फेचेस डेटा एट रन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट सर्वर साइड प्रॉप्स में डेटा फेच करेंगे और फिर पेज को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका गेट स्टैटिक पाथ्स। तो गेट स्टैटिक पाथ्स बेसिकली वही चीज है, ये जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, जनरेट स्टैटिक पैरम्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किन किन जॉनर्स के लिए पेजेस अलग अलग जनरेट हो सकते हैं वो हम यहाँ से डिसाइड कर रहे थे ना, जनरेट स्टैटिक पैरम्स से। सिमिलरली दिस इज व्हाट वी डिड विद गेट स्टैटिक पाथ्स इन पेजेस राउटर। तो जैसे कि क्या था कि मान लो मल्टीपल आपको पोस्ट फेच करने हैं और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या पास हो रहे हैं, पोस्ट डॉट स्लग। अब स्लग क्या क्या है? हेलो वर्ल्ड है या रिएक्ट हुक्स का पोस्ट है या टेलविंड गाइड का पोस्ट है। इसके पेजेस क्या क्या बनेंगे? पोस्ट स्लैश हेलो नेक्स्ट, पोस्ट स्लैश रिएक्ट हुक्स, पोस्ट स्लैश टेलविंड गाइड। तो इसके लिए अब क्या करेगा, नेक्स्ट.js इन पेजेस को स्टैटिकली जनरेट करके बिल्ड में रख लेगा अगर हम गेट स्टैटिक पाथ्स का यूज करेंगे और फिर गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज करेंगे उन पेजेस का डेटा फेच करने के लिए। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट.js का बेनिफिट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन इन नेक्स्ट.js एप्लीकेशन। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चंस ना बिल्ड अपॉन होते हैं। मान लो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज नेक्स्ट.js, अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा एडवांटेजेस क्या है नेक्स्ट.js के, आपने बोल दिया इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करोगे ऑप्टिमाइज इमेजेस को, है ना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको इमेज टैग यूज करना है नेक्स्ट का। ठीक है, आप अपना जो रेगुलर इमेज टैग होता है /img वाला, यू कैन नॉट यूज दैट, आपको ये वाला इमेज टैग यूज करना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट.js उसको इमेज को क्या करेगा। अब आप जब इस इमेज टैग को यूज करोगे तो नेक्स्ट.js क्या करेगा, आपकी इमेज के साथ लेजी लोड करेगा इमेज को। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज फाइल साइज को ऑप्टिमाइज करेगा, आपकी जो नॉर्मल इमेजेस है उनको वेबपी या AVIF में कन्वर्ट कर देगा, इमेजेस को रीसाइज करेगा रिस्पॉन्सिव पेजेस के ऊपर, CDN से सर्व करेगा इमेजेस को, मल्टीपल साइजेस जनरेट करेगा बिहाइंड द सीन और उनकी कैशिंग भी करेगा। ठीक है, अवॉइड यूजिंग इमेज अननेसेसरीली, जो मैंने आपको भी बताया। अगर आपको अबव द फोल्ड इमेजेस यानी कि ऊपर वाली इमेजेस को अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो आप प्रायोरिटी प्रॉप यूज कर सकते हो, करेक्ट विड्थ एंड हाइट यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी जो इमेज है वो एग्जैक्ट साइज की लोड हो। सर्व रिमोट इमेजेस ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड डोमेन्स, तो यानी कि नेक्स्ट कॉन्फ़िग में क्या होता है, इमेजेस के डोमेन्स और फॉर्मेट्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप ट्रस्टेड डोमेन्स प्रोवाइड कर सकते हो, किस किस को आप ट्रस्ट करते हो इमेज फेच करने के लिए, और फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हो किस किस फॉर्मेट में आपको इमेज चाहिए, तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू राइट 404 पेज इन नेक्स्ट.js। तो अगेन अलग अलग तरीके थे, पेजेस राउट में भी और ऐप राउटर में भी। तो पेजेस राउटर में क्या करते थे हम, पेजेस के अंदर एक 404 करके फोल्डर बना 404.tsx या js करके फाइल बनाते थे और उसके अंदर हम आपको जो भी लिखना है 404 के अंदर हम वो लिख देते थे। ऐप राउटर के अंदर क्या होता है, not-found.tsx करके हमको फोल्डर बनाना होता है और इसके अंदर हमको ये नॉट फाउंड पेज क्रिएट करना होता है। आप चाहो तो अगेन अपने अपने स्पेसिफिक फोल्डर्स के लिए भी स्पेसिफिक पेजेस बना सकते हो। दिस इज अ जनरल पेज विच विल वर्क फॉर
एवरी फोल्डर एवरी पाथ। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया तो मेरा 404 पेज आ गया जो मैंने वहां पे लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपको इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन क्या करता है, आपको पेजेस को अलाउ करता है टू जनरेट स्टैटिकली एट बिल्ड टाइम, और फिर उनको अपडेट और रीजनरेट करने में हेल्प करता है इन द बैकग्राउंड विदाउट अ फुल रीबिल्ड। ठीक है, इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया, क्या होता होगा इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन? अगर आपको पता है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। बेसिकली क्या हो रहा है इस जॉनर वाले पेज में, अभी ये तो हमारा स्टैटिक पेज हो गया। ठीक है, जो हम ये रीवैलिडेट कर रहे हैं ना, यही हमारा इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि इस टाइम के बाद इस पेज को रीवैलिडेट कर रहा है और रीजनरेट कर रहा है बैकग्राउंड में, बिना पूरी बिल्ड को रीजनरेट किए हुए। ठीक है ना, नॉर्मली मान लो अगर ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, आपने एक बार बिल्ड करा, आपका डेटा आ गया, आपकी बिल्ड में चला गया और आपके यूजर ने देख लिया। अगली रिलीज मान लो आपने 15 दिन बाद दी, 15 दिन के अंदर साइट भी 15 बार अपडेट हो गई। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, आपने पूरी बिल्ड बनाई, डिप्लॉय करी, सब कुछ करा, तब जाके नया डेटा मिला। लेकिन इस फीचर की वजह से हमारे पास ये बेनिफिट है कि वो एक टाइम लिमिट के बाद उस पेज को रीजनरेट करता है और अपनी बिल्ड को अपडेट कर देता है। पूरी बिल्ड को अपडेट नहीं करता, इसी पार्ट को अपडेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम कॉमन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन नेक्स्ट.js। तो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इज अनदर एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट.js। अब इसमें क्या क्या टेक्निक्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला, इमेज ऑप्टिमाइज करनी है यूजिंग इमेज टैग। ठीक है, लेवरेज स्टैटिक साइट जनरेशन एंड ISR, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी आपके स्टैटिकली जनरेटेड पेजेस हैं उनको फैच करना बहुत फास्ट होता है। सो आप उसको लेवरेज करने की कोशिश करो जितने पेजेस में पॉसिबल है उसमें। यूज डायनामिक इंपोर्ट्स विद लेजी लोडिंग, यानी कि लेजी लोडिंग तो आपको करनी ही है बिलो द फोल्ड स्ट्रक्चर की, डायनामिक इंपोर्ट भी करनी है। डायनामिक इंपोर्ट क्या होता है, मान लो कि कोई हैवी कंपोनेंट है तो मैं उसको डायनामिकली इंपोर्ट कर रही हूँ वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और एंड पॉसिबली ऑन द क्लाइंट साइड ऑल्सो। मान लो कि मेरा कोई बिलो द फोल्ड मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो एक तो हो गई लेजी लोडिंग कि भाई वो लोड ही लेटर हो, लेकिन हमने उसका इंपोर्ट भी डायनामिक बना दिया कि जब भी ये कंपोनेंट आए, जब इसकी जरूरत पड़े, इसको तभी इंपोर्ट करना है, पहले से इंपोर्ट नहीं करके रखना है। तो ठीक है, क्या होता है, ओनली लोड्स व्हेन कंपोनेंट इज नीडेड। इस तरीके से बहुत सिंपली आप डायनामिकली इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को। अवॉइड अननीडेड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो भी आपको जितनी जावास्क्रिप्ट की जरूरत लग रही है क्लाइंट साइड पे, उतनी क्लाइंट साइड पे फेच करो, बाकी सारी सर्वर पे छोड़ दो। ठीक है, हर पेज को क्लाइंट पेज बनाने की जरूरत नहीं है। इन पेजेस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अभी डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइज थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है जो आपको लग रहा है कि अभी जरूरत नहीं है, उसको लेजी लोड करो, उसको डेफर करो। ये आपकी कॉमन प्रैक्टिसेस है जो वेब पेज को भी ऑप्टिमाइज करने में यूज होती हैं। आप नेक्स्ट.js में भी इनको यूज कर सकते हो। प्रीफेच लिंक्स विद लिंक, तो जब भी आप ये नेक्स्ट लिंक यूज करोगे, क्या करेगा, प्री लोड कर लेगा राउट डेटा को। ठीक है, तो ये अगेन जो आप नॉर्मल प्री फेचिंग करते हो या प्री लोडिंग करते हो, वो फिर आप नेक्स्ट.js की हेल्प से भी कर सकते हो बाय यूजिंग लिंक टैग। ओके, अब आ जाते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस पे जो कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, हाइड्रेशन, क्या फेच हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट आर द हाइड्रेशन इश्यूज विद नेक्स्ट.js। तो हाइड्रेशन जो कि मैंने आपको बताया ही था, सर्वर HTML को सेंड करता है, फिर क्या होता है, क्लाइंट जावास्क्रिप्ट बंडल को डाउनलोड करता है, उसके बाद रिएक्ट मतलब उस पेज को हाइड्रेट करता है। यानी कि रिएक्ट क्या करेगा, अब आपको मैं इसका एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। मान लो अगर आप ये flipkart.com पे गए, ठीक है, flipkart.com ने सर्वर साइड रेंडरिंग से ये पूरा पेज आपको दे दिया इनिशियली, लेकिन जब तक हाइड्रेशन नहीं होगा ना, मेरी सर्च भी इंटरेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इंटरेक्टिविटी यानी कि कुछ भी लिखना, टाइप करना, क्लिक करना, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब तक मेरा JS बंडल डाउनलोड नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन कंपोनेंट से मेरे इवेंट्स को अटैच नहीं करेगा, कौन कौन से इवेंट्स, क्लिक इवेंट, ठीक है, ऑन की अप, ऑन की डाउन, तब तक मेरा पेज इंटरेक्टिव नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट इज हाइड्रेशन। अब हम इस तरीके से हाइड्रेशन जो कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले पेज ले आए फिर बाद में हाइड्रेट कर रहे हैं, इसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन इशू है मिसमैच HTML बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। मान लो आपने सर्वर पे HTML डाला और क्लाइंट पे भी यही HTML आ रहा है, लेकिन समहाउ मैंने math.random यूज कर लिया, date.now यूज कर लिया,
तो जो मेरा कंपोनेंट है उसमें हाइड्रेशन इश्यूज आ जाएंगे। सेकंड, स्लो हाइड्रेशन, पुअर फर्स्ट इनपुट डिले। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, मान लो कि मेरा जावास्क्रिप्ट बंडल जो क्लाइंट का था, यानी कि जो सर्च को इंटरेक्टिव बनाने का जावास्क्रिप्ट बंडल था, उसने बहुत टाइम लगा लिया डाउनलोड होने में। तो आपके साथ एज अ यूजर क्या होगा, आपकी सर्च तो आ गई लेकिन आप क्लिक ही नहीं कर पा रहे, यूज ही नहीं कर पा रहे, तो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ओवर हाइड्रेशन, यानी कि आप कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट कंपोनेंट्स को अननेसेसरीली हाइड्रेट कर लेते हो। रिएक्ट स्टेट और इफेक्ट्स फेल ड्यूरिंग हाइड्रेशन, यानी कि क्या होता है कि कई बार हम, हालांकि अब तो नेक्स्ट अलाउ नहीं करता है, बट कई बार लोग क्या करते हैं, अननेसेसरीली विंडो इवेंट से कुछ ना कुछ ऐसा अटैच कर देते हैं सर्वर कंपोनेंट के साथ। फिर वहां पे हमें एरर आने लग जाती है कि नहीं, ये तो क्लाइंट कंपोनेंट पे होना चाहिए था। क्लाइंट पे क्यों? क्योंकि ब्राउजर और ये तभी एक्सेसिबल है जब आपकी जावास्क्रिप्ट हाइड्रेट हो जाएगी, जब आपकी जावास्क्रिप्ट जो वो ब्राउजर से इंटीग्रेट हो जाएगी, तभी आपको क्लाइंट की चीजें अवेलेबल होंगी, वरना नहीं अवेलेबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो कि हम बहुत बार बातें कर रहे थे कि भाई ये सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मेरे से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग एंड सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे रेंडर करते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी उनकी जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट पे नहीं आती। तो सर्वर कंपोनेंट क्या करेंगे, जैसे डेटा को फेच करेंगे, उसके बाद JSX को रेंडर करेंगे, और उसके बाद सर्वर साइड रेंडरिंग का जो कोड है उसको सिर्फ सर्वर पे रखेंगे और बाकी क्लाइंट कोड अलग होगा। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि ये सर्वर कंपोनेंट है तो पहले क्या हो रहा था, पेजेस राउटर में क्या हो रहा था, जिन कंपोनेंट पे हम इनिशियली जो कंपोनेंट बना रहे थे, जो सर्वर साइड रेंडर्ड हो रहे थे, क्या वो सर्वर कंपोनेंट्स नहीं थे? सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is the difference between client side rendering and server side rendering? This is not related to Next.js, बट अगर आपसे कोई Next.js की बात कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये पता हो। ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता था, यूजर ने एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट, अभी मैं आगे और डायग्राम से समझाऊंगी। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में सिंपली क्या होता था कि यूजर ने वेबसाइट को रिक्वेस्ट करा। ठीक है, वेबसाइट ने बोला सर्वर से कि भैया मेरे को जावास्क्रिप्ट, मेरे को मेरा पेज दे दो। सर्वर ने क्या करा, एक एम्प्टी HTML दे दी और बाकी बची कुछ सारी चीजों का जावास्क्रिप्ट बंडल दे दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, आपको ब्लैंक HTML दिखा इनिशियली। ब्लैंक HTML मतलब जिसमें लोडिंग भी नहीं आ रहा अगर API कॉल हो रही है तो। धीरे धीरे फिर उसने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा। उसको पता चला कि अच्छा ये कंपोनेंट्स है जो मुझे इनिशियली पेज को दिखाने हैं। उसने पेज पे लोडिंग दिखाया। लोडिंग दिखाने के बाद डेटा फेच करा, पूरी HTML इंटीग्रेट करी और आपको दिखा दी। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग में यही डिफरेंस होता है। सर्वर ने क्या करा, आपको पहले से ही बनी बनाई HTML दे दी, मतलब कि लोडिंग वाली HTML तो सर्वर ने ही दे दी। ठीक है, तो किसी को ब्लैंक पेज नहीं दिखा, सीधे उसके पास लोडिंग स्टेट आई। लोडिंग स्टेट के बाद फिर वही API फेच हुई, फिर इंटीग्रेट हुआ, फिर आपको दिखा। अब जो ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग थी और जो सर्वर साइड रेंडरिंग थी, यानी कि पेजेस राउटर भी सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा था। ऐप राउटर में ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, ऐप राउटर में रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट उसने सपोर्ट करा, बाय डिफॉल्ट यूज करा। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। ठीक है, यह डायग्राम मैंने खुद बनाया मेहनत करके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात करते हैं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करा पेज को। ठीक है, मेरी HTML और CSS डाउनलोड हो गई। अभी मेरे को एम्प्टी वेब पेज दिखाई दे रहा है यहां तक। ठीक है, जैसे ही मेरी HTML CSS डाउनलोड हो गई, एम्प्टी वेब पेज दिखना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ, मेरी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो गई, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई, जो मैंने आपको बताया था लोडिंग सेट दिखने लग गई, API कॉल हुई, Node.js बंडल डाउनलोड हुआ, पूरा पेज हाइड्रेट हो गया और फाइनल पेज आपको विजिबल हो गया। अब परफॉर्मेंस मैट्रिसेस की बात करते हैं। मुझे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट कब दिखा, यहां आने के बाद। जब तक मेरा लोडिंग नहीं आया तब तक मेरा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट नहीं आया। उसके बाद मुझे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कब दिखा, जब मेरा पूरा पेज विजिबल हो गया और हाइड्रेट भी हो गया। अभी इसमें अगली स्टेप भी आ जाती है कि भैया हाइड्रेट हुआ, उसके बाद जो भी JS बंडल एग्जीक्यूट हुआ, तो मेरा जो टाइम टू इंटरेक्टिव था वो भी काफी देर बाद आया। मतलब कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट भी लेटर दिखा और टाइम टू इंटरेक्टिव भी लेटर हुआ। तो अभी तक पेजेस राउटर में क्या हो रहा था, पेजेस राउटर में ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करा पेज को, इनिशियल HTML CSS सर्वर ने प्रोवाइड कर दी, तो लोडिंग उसको इमीडिएटली दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोडिंग देखो कितना लेट दिखा था। ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करा, एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे FCP आया था। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा FCP बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसने API कॉल करी, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट करी, डेटा को फेच करा। उसके बाद इसने क्या करा, फिर ब्राउजर ने JS को एग्जीक्यूट करी, API कॉल थी तो वो करके डेटा को फेच कर लिया। उसके बाद फाइनल पेज विजिबल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, LCP यहाँ आ गया। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन के लिए क्लाइंट और सर्वर
दोनों की जावास्क्रिप्ट जा रही थी। जैसे मैं यहाँ पे आपको कोड के एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है? कोड में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक पोस्ट पेज क्रिएट हो रहा है। अब पोस्ट पेज में क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पोस्ट जो है वो एपीआई से फेच हो रही है और यहाँ पे हम ये लोडिंग पोस्ट शो कर रहे हैं अगर पोस्ट लोड हो रही है तो, और अगर पोस्ट लोड हो चुकी है तो हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले वाले सिनेरियो में मान लो कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में तो जो मैंने आपको बताया ये लोडिंग भी दिखाई नहीं देता। रिएक्ट सर्वर पेजेस राउटर में क्या हुआ, देखो आइडियली तो ये सर्वर कंपोनेंट होना चाहिए क्योंकि ये सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है, राइट? लेकिन पेजेस राउटर में क्या होता था, ये सर्वर साइड पे रेंडर तो हो जाता था, लोडिंग भी दिख जाता था, लेकिन इसका जो पूरा जावास्क्रिप्ट बंडल था वो क्लाइंट और सर्वर का मिला के एक कॉमन जावास्क्रिप्ट बंडल होता था जो कि डाउनलोड होता था ब्राउजर पे जाके। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सर्वर साइड पे रेंडर कर दी, फिर भी अननेसेसरीली हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी वो हमारे बंडल का लोड बढ़ाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रेशन के लिए मेरी क्लाइंट और सर्वर दोनों की जेएस डाउनलोड हो रही है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद फाइनल पेज दिख रहा है विद हाइड्रेशन, यानी कि पेज यहाँ पे विजिबल तो हो गया लेकिन इंटरेक्टिव यहाँ पे जाके बन रहा है। इसीलिए मेरा जो टाइम टू इंटरेक्टिव था वो कहीं ना कहीं जाके बढ़ जा रहा था। यही चीज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में क्या हुआ, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में भी सेम ही प्रोसेस फॉलो हुई है, ठीक है? सेम प्रोसेस फॉलो हुई है, मतलब ये ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भी करा, एचटीएमएल सीएसएस डाउनलोड हुई, लोडिंग दिख गया, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो जेएस बनी वो सिर्फ और सिर्फ अब क्या हो गई, क्लाइंट जेएस बन गई, ठीक है? क्लाइंट जेएस बन गई। क्लाइंट जेएस क्या हुआ, डाउनलोड क्लाइंट जेएस बनी तो मेरा डाउनलोड जेएस छोटा हो गया, ठीक है? जब मेरा डाउनलोड जेएस छोटा हो गया तो एग्जीक्यूट जेएस भी फास्ट हो गया, है ना? वो भी छोटा हो गया और मेरा फाइनल पेज विद हाइड्रेशन यहाँ पे आ गया, यानी कि मेरा जो टाइम टू इंटरेक्टिव था वो भी कम हो गया। तो ये फायदा हुआ हमें ऐप राउटर के आने से, इसकी पूरी प्रोसेसिंग में और इसके पूरे परफॉर्मेंस में। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो बस यही था गाइस आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।